नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनोखा सच। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने लिटरली हमारे सोचने, ढूंढने और इंटरनेट यूज करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। सोचिए, एक छोटा सा यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट आखिर इंटरनेट का सबसे बड़ा मोनोपोली कैसे बन गया। इस सफर में क्या क्या उतार चढ़ाव आए और वो कौन से डिसीजंस थे जिन्होंने आज का ये रास्ता तय किया। आइए इस विश्लेषण में इन्हीं तथ्यों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर। बैकरब से गूगल तक के इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 1995 की गर्मियों में, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन पहली बार मिलते हैं। अगले ही साल 1996 में स्कॉट हसन और एलन स्टरनबर्ग जैसे कमाल के प्रोग्रामर्स की मदद से एक नया सर्च एल्गोरिथम तैयार होता है। जानते हैं इसका क्या नाम था? बैकरब। फिर 1997 में google.com रजिस्टर होता है और 1998 आते आते अपनी दोस्त सुजैन वोचिची के गैराज में ये ऑफिशियली एक कंपनी के रूप में उभरकर सामने आती है। अब आप सोच रहे होंगे इनमें ऐसा क्या खास था? तो जवाब है इनका पेज रैंक एल्गोरिथम। ये सच में एक रियल गेम चेंजर था। उस वक्त के बाकी सर्च इंजन सिर्फ शब्दों को गिनते थे, लेकिन पेज रैंक वेब पेजेस को उनके बैकलिंक्स के आधार पर परखता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एकेडमिक पेपर्स में साइटेशंस होते हैं। वैसे ये बेसिक आइडिया रॉबिन ली के रैंकडेक्स एल्गोरिथम से काफी इंस्पायर्ड था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके नाम और उस पहले सर्वर की, जो अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जरा 1996 के इस ओरिजिनल सर्वर को देखिए। सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, पर उस वक्त कस्टम सर्वर के खरीदने के पैसे नहीं थे इनके पास, तो इन्होंने इसे लेगो जैसी खिलौना ईंटों से ही बना दिया। ये क्लियर दिखाता है कि शुरुआत में ये एक अंडरडॉग प्रोजेक्ट था, जहां बजट भले ही कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनका यही जुगाड़ जारी रहा। इन्होंने सस्ते और आसानी से मिलने वाले हार्डवेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया। इनकी वायरिंग भले ही आपको थोड़ी क्योटिक लग रही हो, पर इनका सिस्टम डिज़ाइन इतना सॉलिड था कि अगर कोई एक पार्ट फेल भी हो जाए ना, तब भी सर्च इंजन बिना रुके चलता रहेगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि गूगल नाम असल में एक टाइपो यानी स्पेलिंग मिस्टेक है? जी हाँ, ये मैथ के शब्द गूगल से आया है, जिसका मतलब होता है एक के आगे पूरे 100 जीरो। ये नाम इन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि इनका मकसद ही था दुनिया की अनंत जानकारी को एक जगह पर स्मूथली ऑर्गेनाइज करना। तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इनके बिजनेस और आईपीओ के सफर पर, जहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। $1 मिलियन। आज के टाइम पर गूगल के सामने ये अमाउंट एक मजाक लगता है, राइट? लेकिन 1999 में पेज और ब्रिन अपना ये सर्च इंजन एक्साइट नाम की कंपनी को सिर्फ $1 मिलियन में बेचने गए थे। और पता है क्या हुआ? एक्साइट के सीईओ ने उन्हें कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सोचा होगा इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पर सच कहूं तो वो रिजेक्शन हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन चीज साबित हुई। 2004 के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ में इन्होंने $1.67 बिलियन जुटाए, जिससे रातों रात कंपनी की वैल्यू सीधे $23 बिलियन हो गई। अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इन्होंने डुअल क्लास शेयर स्ट्रक्चर बनाया, और पेपर पर मल्टी बिलियनर्स बनने के बाद फाउंडर्स ने अपना बेस सैलरी घटाकर लिटरली सिर्फ $1 कर लिया। और एक बात, 2004 के आईपीओ प्रोस्पेक्टस में एक बहुत ही मशहूर लाइन शामिल की गई थी, डोंट बी ईविल, यानी बुरा मत बनो। वो अपने इन्वेस्टर्स को क्लियरली ये भरोसा दिलाना चाहते थे कि लॉन्ग टर्म में दुनिया के लिए अच्छा काम करके ही सबका फायदा होगा, भले इसके लिए शुरुआत में छोटे मुनाफे का त्याग क्यों ना करना पड़े। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके नए प्रोडक्ट्स और अल्फाबेट को कैसी रही इनकी ग्रोथ। यहां से इनका नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का शेड्यूल एकदम एग्रेसिव हो गया। 2002 में गूगल न्यूज़, 2004 में जीमेल, 2005 में मैप्स और 2008 आते आते क्रोम ब्राउज़र आ गया। सिर्फ एक सर्च इंजन से इतना बड़ा इंटरनेट इकोसिस्टम बनने की स्पीड वाकई लाजवाब थी। इस मैसिव ग्रोथ को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए 2015 में अल्फाबेट इंक नाम की एक विशाल पेरेंट कंपनी बनाई गई। वैसे अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो शुरुआती सर्च इंजन्स का आपस में बड़ा उलझा हुआ रिश्ता रहा है। एग्जाम्पल के लिए याहू जैसे अर्ली कंपेटिटर्स ने इनिशियली अपनी सर्च सर्विस के लिए गूगल के साथ ही पार्टनरशिप की थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो पार्टनरशिप उन्हें ही भारी पड़ी और वो मार्केट में पूरी तरह से पीछे छूट गए। और आज इनका स्केल कहां तक पहुंच गया है? अप्रैल 2026 के नंबर्स पर नजर डालें तो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने $180 बिलियन के मैसिव स्पेंडिंग प्लान की घोषणा की। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये पैसा खासकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और उनके एम्बिशियस जेमिनी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए रखा गया है।
लेकिन जहां इतनी बड़ी कामयाबी होती है वहां चुनौतियां भी आती हैं। आइए अब इम्पार्शियली देखते हैं इनके विवाद और नई चुनौतियों को। जैसे जैसे कंपनी का स्केल बढ़ा, अंदरूनी टेंशन्स भी बढ़ने लगी। 2018 और 2019 के दौरान लगभग 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट की पॉलिसीज़ और एग्जीक्यूटिव्स को मिलने वाले मैसिव एग्जिट पैकेजेस के खिलाफ वॉकआउट किया। इसके अलावा मिलिट्री एआई यानी प्रोजेक्ट मेवन और सेंसर्ड चाइनीज सर्च इंजन ड्रैगनफ्लाई जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी एम्प्लॉइज़ ने अपना काफ़ी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाहरी मोर्चे पर 2024-25 में इनका सामना एक बड़े एंटी ट्रस्ट यानी एकाधिकार वाले मामले से हुआ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे का सीधा आरोप था कि इस कंपनी ने ऑनलाइन सर्च और डिजिटल एड्स के मार्केट में अपनी मोनोपोली का अनफेयर तरीके से फायदा उठाया है। ये स्लाइड इस पूरी लीगल बैटल को बखूबी समझाती है। एक तरफ डीओजी की डिमांड थी कि गूगल को स्ट्रक्चरल रूप से टूटे हुए अपना क्रोम ब्राउज़र और एंड्रॉयड ओएस पूरी तरह बेच देना चाहिए। दूसरी तरफ कंपनी ने इन डिमांड्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और अपने कुछ बहुत ही लिमिटेड काउंटर ऑफर्स रखे, जैसे एक्सक्लूसिव डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर सिर्फ 3 साल का बैन लगाना। आखिरकार सितंबर 2025 में जज अमित मेहता का बड़ा फैसला आया। इस रूलिंग ने मार्केट को हिला तो दिया, पर कंपनी को पूरी तरह शैटर होने से बचा लिया। फैसले के मुताबिक उन्हें क्रोम या एंड्रॉयड बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन अब वो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बने रहने के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल नहीं कर सकते और उन्हें अपना थोड़ा सर्च इंडेक्स डेटा कंपेटिटर्स के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद हमारे सामने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। क्या लेगो ईंटों और एक गैराज से शुरू हुई ये कंपनी अब इतने स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस और फियर्स एआई कंपटीशन के बीच अपना वो पुराना इनोवेशन और स्पीड बरकरार रख पाएगी? ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर नज़र रखना आगे चलकर काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीवर्स हिंदी पर।